बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नून लीग का MNA मलिक रियाज, उसके भतीजे ने क्या किया है, ये जब चैनल्स पे आया मैंने इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और जो मुतासरीन हैं उनसे रब्ता किया, उनका कांटेक्ट निकाला, उनसे बात की और मुतासरा लड़की, उसके वालिद ये क्या बताते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। वाकया क्या सामने आया हमारे सामने कि शादरा से, लाहौर में शादरा से नून लीग के MNA मलिक रियाज, इनके भतीजे मलिक उसामा ने एक लड़की से कहा कि वो उससे दोस्ती करना चाहते हैं और जब उस लड़की ने इस पर आमादगी जाहिर ना की तो उन्होंने अगवा कर लिया। अब ये मलिक उसामा उसे अगवा करके ले गया और गाड़ी में बिठा के अगवा करके और मकबरा जहांगीर पहुंच गया और मकबरा जहांगीर पहुंचकर वीराने में इसने गाड़ी खड़ी की, लड़की से दस्तदराजी की, बदतमीजी की कोशिश की और फिर उसके बाद लड़की बमुश्किल तमाम वहां से जान बचाकर भागी है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मलिक उसामा है, मलिक रियाज का भतीजा। इनकी FIR क्या बताती है मैं आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने FIR दर्ज करवाई और थाना शादरा टाउन में FIR में ये बताया कि मैं इस पते की रिहायशी हूं और यहां पढ़ती हूं और 8 अप्रैल 10 बजे का सुबह का वक्त था। मलिक उसामा ये अपने आप को मलिक रियाज का भतीजा बताता है। अभी जो बताता है ना, ये मैंने चेक कर लिया, ये मलिक रियाज का भतीजा है। तो लड़की ये बताती है कि इसने शादरा मोड़ के पास रोका, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी मेरे आगे खड़ी कर दी और फिर कुछ कहने लगा और फिर मैं गाड़ी के दरवाजे के पास उसकी बात सुनने गई। उसने हाथ पकड़कर गाड़ी में खींचा, गाड़ी लॉक कर दी और मुझे धमकी दी और मेरा अबाया उतारने की कोशिश की। बोला तुमने अगर मेरे से बात ना की, मेरे से दोस्ती ना की तो मुझे मार देगा और उसने मेरा गला दबाया, गन मेरे सर पर रख ली, गाड़ी चलाकर मुझे जबरदस्ती मकबरा जहांगीर में ले गया। उसके मेन गेट से गाड़ी गुजारकर सीधा सामने जहां कोई नहीं था वहां गाड़ी खड़ी की और मेरे करीब आने की कोशिश की, जिस पर उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, मुझे थप्पड़ मारे और कहा तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं मलिक रियाज का भतीजा हूं। फिर मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की मगर वो मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था। मैं बहुत मुश्किल से वहां से गाड़ी से निकल आई, मेरा दुपट्टा बैग गाड़ी में था। मैंने वहां से निकलकर बाहर आने की कोशिश की तो उसने मेरा दुपट्टा बैग गाड़ी से बाहर फेंका और भाग गया। उसके जाने के बाद मैंने 15 पे कॉल की मगर वो भाग चुका था। फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई, कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्होंने दरखास्त दी है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इस लड़की से मैंने राब्ता किया, इनका नंबर निकालकर और राब्ता करके इनसे इस वाक़े के बारे में पूछा। इन्होंने तस्दीक की और इस वाक़े के बारे में बताया। इनके वालिद से बात हुई, फिर उसके बाद इनके वालिद ने जो बातें बताई वो ज्यादा होशरुबा हैं। इनके वालिद ने कहा कि बहुत वक्त से कोशिश कर रहा था के साथ बदतमीजी करने की और उसे रास्ते में एक से ज्यादा बार ये रोक कर बदतमीजी करके बात करने की कोशिश कर चुका था, कहता था दोस्ती करो। और फिर उन्होंने कहा कि ये ओबाश लोग हैं, ये ऐसे ही हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये इसी तरह के हैं और ये सारी बदकारियों में मुलव्वस हैं। इनके वालिद ने इंतहाई गुस्से में ही सब कुछ मुझे बताया। मैंने कहा इन्होंने आपको धमकियां दी हैं? कहने लगे ये हैं ही ऐसे, ये यही कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं। फिर मैंने कहा आपके MNA मलिक रियाज, आपने उनसे बात नहीं की? कहने लगे नहीं, मलिक रियाज ठीक आदमी है। इनके वालिद ने कहा मलिक रियाज ठीक आदमी है, लेकिन मलिक रियाज का भाई मलिक अबरार, जिसका ये बेटा है मलिक उसामा, ये ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा आप इनके वालिदैन से बात करते, पुलिस के पास तो आप गए हैं, जाहिर है पुलिस कार्रवाई करे और इस सिलसिले में आपकी दादरसी हो, लेकिन इनके वालिद से बात करते, घर है, मोहल्ला है, एक ही गली है, तो आपको बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा इसका बाप भी ऐसा ही है और फिर उसके बाद उन्होंने लफ्ज शौकीन वालिद के लिए भी इस्तेमाल किया और कहा ये ऐसे ही लोग हैं और हम बहुत परेशान हैं इनकी वजह से। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बात बात पे हमें बताती हैं, खवातीन मेरी रेड लाइन है, मुसलसल वाकयात हम आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। वाकयात भी हो रहे हैं और किन की जानिब से हो रहे हैं, जो करीब तरीन लोग हैं उनकी जानिब से हो रहे हैं, पुलिस वालों की जानिब से हो रहे हैं, डॉक्टर्स की जानिब से हो रहे हैं। ऐसे वाकयात बार बार सरकारी दफातर के अमले में पेश आए हैं और हम सुनते क्या है, मेरी रेड लाइन है। ये वाकयात क्यों बढ़े हैं? आपको मैंने एक आदाद शुमार भी दिखाए थे कि गुज़श्ता कुछ बरसों के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा ऐसे वाकयात में देखने में आया। उसकी वजह यह है कि पुलिस, हमारी पुलिस, उसकी तरजीहात ही बदल गई हैं। पुलिस को किसी और काम पे लगा दिया गया है। पुलिस अपना यह काम जो है वो जिस तरह से अंजाम देना चाहिए उस तरह से अंजाम नहीं दे रही।
मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसे एक मिसाल बना देना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं खलीलुर रहमान कमर साहब का मामला। खलीलुर रहमान कमर साहब के केस में आमना उरूज को, उसके कुछ साथियों को सजा हो गई है, 7 साल कैद की सजा हो गई है। और उनके केस में जिस शख्स को इन सब का गैंग लीडर करार दिया जा रहा था उसे अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया गया है। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब को जिन लोगों ने निशाना बनाया था उन लोगों को हो गई है सजा। अब इसमें जो लोग बरी हुए, हसन शाह समेत 8 मुल्जिमान, पुलिस ने बताया उनके खिलाफ सबूत नहीं था। जज हैं लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अरशद जावेद, उन्होंने मुजरिमों की मौजूदगी में इस मुकदमे का फैसला सुना दिया। खलीलुर रहमान कमर साहब का यह केस हमारे सामने आया था एक ऐसे मौके पर जब उन्होंने बताया कि उन्हें निशाना बनाया गया है और उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की दरखास्त दी। फिर पता यह चला कि खलीलुर रहमान कमर साहब इस खातून आमना उरूज के बुलाने पर अपने घर से नजदीक बहरिया टाउन वहां एक जगह गए थे और फिर पूरा वाकया हमारे सामने है। खलील साहब की फिर बाद में कुछ वीडियोस भी आई थी। मैं इस मामले पर पहले मैंने काफी बात की थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं आपसे अर्ज कर देता हूं क्यों। क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब से मेरा एक ताल्लुक है, वो कि बहुत करीबी ताल्लुक नहीं है लेकिन एक मुनासिब ताल्लुक है। जब खलील साहब ने पहली बार कहा ना कि वो काम ही ऐसा है और रातों में काम करते हैं और सुबह देर तक काम करते हैं और फिर उसके बाद खलील साहब सोते हैं, तो ये तमाम चीजें मैं जानता था, मैं विटनेस कर सका था। मैंने इस बात को आपके सामने गवाही देकर बताया कि खलील साहब का तरीका यही है काम करने का, क्योंकि लोग ये एतराज उठा रहे थे कि सुबह 5 बजे कौन सा राइटर मिलने जाता है। तो मैंने कहा खलील साहब का तरीका यही काम करने का। लेकिन बाद में वीडियोस सामने आई, बाद में पुलिस में मौजूद दोस्तों से कुछ चीजें मालूम हुई और खलील साहब की अपनी जो रुदात थी कि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि मैं दिन में काम ना करूं, मेरी आंखों का मसला है, मैं इतने अरसे से बाहर नहीं निकला। उसमें खलील साहब की दिन में बाहर निकलने की वीडियोस वगैरह भी सामने आ गई थी। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि खलील साहब की यह बात दुरुस्त है कि वो रात में काम करते हैं, लेकिन यहां ये जो हनी ट्रैप का केस है, ये केस तो हनी ट्रैप का है, लेकिन खलील साहब जो पूरी जुल्म की दास्तान बता रहे हैं उसमें वो दास्तान में खुद फिट नहीं हो रहे। क्योंकि खलील साहब खुद हमें जिस तरह से उन वीडियोस में नजर आ रहे थे और बता तो ये रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें निशाना बनाया गया और वो एक्ट जो वीडियो में हो रहा था वो भी उनसे जबरदस्ती करवाया गया था, वो हमें उन वीडियोस को देखने के बाद नजर नहीं आया। तो खलील साहब ने पहली बार में जब मैंने कहा ये ठीक कह रहे हैं कि ये इतना लेट काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने गवाही दी मेरे हक में। मजीद चीजें सामने आई, मैंने उन चीजों पर बात की और खलील साहब बहुत नाराज हुए। उसके बाद खलील साहब ने मुझे बाद में भी बताया कि आपसे अल्लाह पूछेगा और अब मुमकिन है आगे जाके किसी वक्त खलील साहब फिर दोबारा कहें कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मुझसे अल्लाह पूछेगा, रोजे महशर मेरा हिसाब होगा, रोजे महशर सबका हिसाब होगा। खलील साहब को जो निशाना बनाया गया वो हनी ट्रैप तो था, लेकिन हनी ट्रैप ऐसा कि खलील साहब गए थे वहां, ड्रामे की कहानी बता रहे थे और कुछ लोगों ने आकर कहा कि अब ड्रामे की जो कहानी है उसमें आप तमाम चीजें इस गन पॉइंट पे परफॉर्म भी करेंगे। ये कहानी दुरुस्त नहीं है। हमें जो वीडियो में नजर आया वो कुछ मुख्तलिफ था। तो जाहिर है कि खलील साहब आप बड़े, आप अपने मखसूस अंदाज में बड़े बड़ों से नाराज हो जाते हैं, तो मैं किस खेत की मूली हूं। लेकिन जो बातें आपने की थी, आपको इंसाफ मिल गया, अच्छी बात है, निशाना तो आप बने हैं, मगर उनमें कुछ चीजों में जाहिर है कि फर्क था। और अब आप इतनी बड़ी चीज है कि आप दोबारा जो बताएंगे उस पर बहुत से लोग यकीन कर लेंगे, बहुत से लोग यकीन नहीं करते। मगर ये रिपोर्ट करते हुए मुझे ये बताना था कि आप नाराज बड़ी जल्दी हो जाते, आप चीजों को वैसे देखना शुरू करें जैसे वो हैं, वैसे मत देखें जैसे आप चाहते हैं कि उन्हें होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद इसाक डार साहब, हमारे प्यारे इसाक डार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे हैं कि इमरान खान फितना है और फितने से बात नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने जो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, तो इनको भुगतना पड़ेगा। 9 मई के वाकयात में इन्होंने हिस्सा लिया, अब कीमत अदा कर रहे हैं। जो लोग सियासत करना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान वापस आकर सियासी मैदान में हिस्सा लेना चाहिए। बैरून मुल्क बैठकर लाखों डॉलर खर्च करके पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना न सिर्फ काबिल मुसम्मत है बल्कि इसका सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बेहतरीन। ऐसी बातें जाहिर है कि जब बंदा हुकूमत पे हो तो करता है। हमने इससे पहले भी हुक्मरान देखे जो जाहिर है कि जब इख्तिदार पे होते, मसनद पे होते, तो फिर एक मुख्तलिफ जबान बोलते हैं। जब उससे उतर जाते तो एक यकसर मुख्तलिफ जबान होती है, जैसी कि आपकी है। अब आज आप मसनद पर हैं तो आप एक ऐसी जबान बोल रहे हैं जो पहले हुक्मरान बोलते थे। वगरना आप लोग क्या करते थे मैं आपको दिखाऊं।
परवेज रशीद साहब जर्नैल खराब करते हैं, नवाज शरीफ ठीक करता है। नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान में बुगटी को मारा, हमने हेलीकॉप्टर लेकर दिए, हमने हथियार दिए, हम ही को मारा गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यह जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और फिर उसके बाद बाकी लोग, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा साहब, उन्होंने तो ऐवान में खड़े होकर हड्डियों से गोश्त नोच लिया, ये जंग हार गए, वो जंग हार गए। ये सब आप लोगों ने कर रखा है, तमाम का तमाम कर रखा है। और अगर आपको लगता है 9 मई से बड़ा काम किया था आप लोगों ने, आर्मी चीफ जिस परवाज में था उस परवाज को उतरने की इजाजत नहीं, ये आप लोग बताने खड़े हो गए थे। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए आप लोगों ने कोशिशें की थी। ना उतरती वो परवाज तो क्या होता, आप लोग कितनों की जानें ले जाते, आपको अंदाजा है। वो तो आपको रोक लिया गया। तो आज आप टेबल के इस तरफ हैं, सिचुएशन मुख्तलिफ है, कल आप टेबल के उस तरफ होंगे, फिर यही कर रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब को तो हमने देखा है, उनके बारे में तो कहते हैं लोग कि जब वो ताकत में हो तो गला पकड़ते हैं, ताकत में ना हो तो मियां साहब पांव पकड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब कोई हैरानी नहीं है। लेकिन ये जो आप फितरा वगैरह बोल रहे हैं ना, इससे फिर लोग मजबूर हो जाते हैं जनरल जिलानी को याद करने पर, इससे लोग मजबूर हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब की टैक्सी में यात्रा को याद करने पर, इससे लोग मजबूर हो जाते हैं। वो जो है ना, वो रास्ता मुझे आता है, उस रास्ते पे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बूट पॉलिश करनी पड़ती है, इससे लोग फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरी चीज आपसे अर्ज करूं, ये जो अमरीकी वफ्द आया, इससे मुलाकात का मामला, बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि दावत आई थी या नहीं आई थी। ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs मौजूद थे उस जगह जहां फवाद चौधरी साहब की अमेरिका से आए हुए इन अरकान पार्लिमान से मुलाकात हुई थी, तो उस जगह मौजूद थे। इन लोगों से गुफ्तगू भी हुई, आतिफ खान साहब से और अमजद साहब से। ये बताते ये हैं कि इमरान खान साहब के मामले पर उस मौके पर कोई बात नहीं हुई। और कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में हुकूमत ने और हुकूमत के दोस्तों ने यकीनी बनाया कि आने वाले इमरान खान साहब के मामले पर इन लोगों से बात ना करें, इमरान खान साहब के खानदान से मुलाकात ना करें। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों को मुलाकात का मौका मिला था। उनकी क्या बातचीत हुई है, यानी आतिफ खान साहब के सामने कोई बातचीत नहीं हुई इमरान खान साहब के मामले पर। आतिफ खान साहब ने कोई बातचीत की या नहीं की, तो ये हमें पता चलना अभी बाकी है, पता चलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इस सिलसिले में अपनी एक एफर्ट करनी चाहिए थी, और उस एफर्ट का कुछ नतीजा निकलता। वो एफर्ट हमें पता चलता है कि नहीं की गई है। हाँ, ये हुआ कि अमेरिका से आने वालों ने एहसन इकबाल साहब से मुलाकात की, मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की, उन्होंने आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की, और उनकी मुलाकात करवाई गई कुछ लोगों को अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से बुलवाने के बाद। और आखिर में यह भी पता चल रहा है कि इन लोगों की मुलाकात हो चुकी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।